जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो क्लास कौन सी है, 6 क्लास की, जो एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। जो एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर नंबर कौन सा, फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है, प्रारंभिक कथन, कब, क्या, कहाँ और कैसे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम पहले तो डिटेल से जानेंगे, इसी के साथ फिर हम इसका नोट्स के रूप में इसका रिवाइज करेंगे कल। आज हम पूरी डिटेल से इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, गहराई से, और उसके बाद में कल हम इसके जो मेन मेन पॉइंट हैं उनको नोट्स के रूप में हम फिर से दोहरा देंगे। ठीक है, उसी के साथ फिर नेक्स्ट चैप्टर भी कर लेंगे कल। ठीक, चलते हम देरी ना करते हुए अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर फर्स्ट है भाई ये। ठीक है, राइटिंग को मैनेज कर लेना थोड़ा बहुत। इसके अंदर चैप्टर कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। इसमें भी मैंने कि जो 6 क्लास है इसके अंदर चैप्टर कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। अब कौन कौन से तो चैप्टर हैं, देखो ये है हमारे चैप्टर, कौन से हैं। फर्स्ट चैप्टर ये है, प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। सेकंड में आ जाएगा आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, और थर्ड में आ जाएगा आरंभिक नगर। फोर्थ चैप्टर हो जाएगा क्या बताती है हमें किताबें और जो कब्रें के बारे में बताया गया है। फिफ्थ चैप्टर में आ जाएगा राज्य, राजा और उसके एक गणराज्य प्राचीन। सिक्स में आ जाएगा नए प्रश्न, नए विचार, नए नए क्वेश्चन और नए नए उनके विचार हैं। इसी के साथ राज्य से साम्राज्य कैसे बना, गांव, शहर और व्यापार उसके बारे में, नए साम्राज्य और उनका राज्य कैसा था, इमारतें और जो चित्र और उन किताबों में उस इमारतों के बारे में क्या लिखा था वे डिटेल से हम जानेंगे। टोटल कितने चैप्टर हमारे, टोटल 10 चैप्टर हैं। इसका हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, यानी कि 10 डेज में हम ज़्यादातर निपटा देंगे। 10 डेज नहीं तो 15 डेज तक हमारी कंप्लीट हो जाएंगे। कोई चैप्टर लंबा भी है ना तो उसी आधार पर हम कर लेंगे। अब चलते हम हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट की तरफ, जो कि फर्स्ट है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। चलते हम देरी ना करते। ये एक लड़की है, ये पूछ रही है अपनी एक पीछे की बारे में। रसीदा का सवाल, रसीदा किससे पूछ रही है, रसीदा बैठे अखबार पढ़ रही थी तो अचानक उसकी निगाह एक कुर्सी पर पड़ी। वह क्या है 100 साल पहले की थी, यानी कि कुर्सी बहुत पुरानी थी। वह सोचने लगी कि इसका कैसे पता चल सकता है, जो इतने पहले साल यानी कि पीछे की बीती हुई चीज़ों के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, कैसा पता लगाएं। इसी के साथ देखो इसमें ये भी बताया गया कैसे पता लगाएं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार भी पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ, तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसके पास में इतनी मेमोरी हो कि जो पीछे तक का सभी जानता हो। और यह कैसे जाना जा सकता है, तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, इसके यानी कि किन किन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। जो अतीत है उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं और किस तरह के घरों में वे रह रहे हैं। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कर्षकों और शासकों और व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों और फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जो जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि बच्चे कौन से खेल खेलते थे उस टाइम पे, और कौन कौन सी वे कहानियाँ सुनते थे और कौन से नाटक देखते थे और गीत गाते थे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे लोग कहाँ पे रहते थे। सबसे पहले लोगों का निवास स्थान कौन सा था भाई, जो नर्मदा नदी थी वहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट किया था। कब से, कई लाख वर्ष पहले। कब, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे, और यह रहने वाले प्रारंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे। क्या थे, कुशल संग्राहक, यानी कि संग्राहक क्या होते हैं भाई, जो चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, जड़ी बूटियों पर निर्भर होते हैं, जो अपने भोजन को कलेक्ट करके उन्हीं से अपनी पेट पूजा करते हैं। ठीक है, संग्राहक होते हैं। आसपास के जंगलों को विशाल संपदा से यानी कि जो जो उनके आसपास का जो जंगल था
इनके आसपास का, उनके बारे में वे अच्छे से जानते थे कि भाई कौन से किस साइड क्या चीज़ होती है, किस साइड क्या चीज़ होती है, कौन से फल होते हैं, जड़ी होती है, बूटियाँ होती हैं, इनके बारे में जानते थे। ये वे क्या है, भोजन के लिए बड़े जड़ों, फूलों और जंगल के अन्य उत्पादकों का भी क्या है इकट्ठा कर लिया करते थे, और वे जानवरों का आखेट भी करते थे, मतलब शिकार भी करते थे। इसी के साथ मतलब जो नर्मदा नदी के आसपास के एरिया में क्या थे, वे कुशल संग्राहक थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान पहाड़ियाँ हैं, जो कि पाकिस्तान में पड़ती है प्रेजेंट में, अब उनका पता लगाओ। इसी मैप में दिखाई गई है, देखो ये दिखा रखी सुलेमान और जो कीर्थ नाम की पहाड़ियाँ हैं ये। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों का उपजाना आरंभ किया। यानी कि इस पर्सन ये बनता है कि जौ और जो गेहूं की जो फसल है वह सबसे पहले कहाँ पर उपजाई गई थी, कहाँ पे, सुलेमान और जो कीर्थर की पहाड़ियाँ हैं उस साइड में, वहाँ पे। ठीक है, उन्होंने भेड़ पालना, बकरी पालना, गाय बैल जैसे पशु को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ये लोग गाँव में रहते थे, गाँव थे इनके। उत्तर पूर्व में जो गारो और मध्य भारत में क्या थी, जो विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं, उत्तर पूर्व में तो क्या थी, गारो की पहाड़ियाँ, मध्य भारत में विंध्याचल। गारो खासी जयंती जो कि हिमालय, मेघालय, असम की साइड पड़ती हैं, सेवन सिस्टर जो देश हैं उस साइड में पड़ती हैं। और इसी तरह जो मध्य भारत में विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पे क्या है, कृषि का विकास हुआ था। कहाँ कहाँ, देखो इसमें मैप से देखेंगे ना तब अच्छे से पता लगेगा। देखो गारो पहाड़ियाँ इस साइड कृषि का विकास हुआ था, और जो विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ नर्मदा घाटी के आसपास इस साइड कृषि का विकास हुआ था सबसे पहले। ठीक है, इसी के साथ ये क्या थे, कृषि का विकास हुआ, और इन्होंने क्या सबसे पहले क्या उपजाया, फिर चावल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि जो जहाँ पे गारो खासी जयंती है, गारो और जो विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे सबसे पहले कृषि का विकास हुआ। तो उस कृषि के विकास के टाइम पे सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी, तो वो कौन सी थी भाई, चावल फसल उगाई गई थी। ये स्थान विंध्या के उत्तर में है, जो विंध्या पहाड़ियाँ हैं उसके उत्तर में स्थित है। यह कौन सा स्थान है, विंध्या पहाड़ी के उत्तर में है, जो कि यूपी में पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ देखो एक बार हम इस मैप पे नज़र मार लेते हैं, इसके बगैर सब कुछ अधूरा रह जाएगा। ये इस साइड पाकिस्तान में काबुल नदी है, सुलेमान और जो कीर्थर की पहाड़ियाँ हैं ये इसके बीच से आती है, आके झेलम में मिल जाती है। ये सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। ठीक, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, व्यास और सतलुज है। ठीक है, इस साइड है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो गंगा नदी, गंगा के साथ साथ यहाँ यमुना, यमुना की जो सहायक नदी कौन सी है भाई, चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। इसी के साथ सोन गंगा की सहायक नदी है, काशी, भागीरथी, काफ़ी नदियाँ जो गंगा की सहायक हैं। जो कि एक लास्ट में है सबसे बड़ी नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो गारो खासी जयंतियों से होते हुए गंगा में मिलती है। इसी के साथ इस साइड जो विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ वहाँ पे नर्मदा नदी है, सतपुड़ा, ताप्ती। एक साइड महानदी दिखाई गई है, ये महानदी है, ये गोदावरी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा की जो सहायक नदी क्या है, तुंगभद्रा नदी, पन्नार नदी, और ये कावेरी नदी। ये पश्चिमी घाट हो जाएगा, ये पूर्वी घाट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम नए आगे। सिंधु और जो उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। मतलब जो सिंधु और उसकी सहायक नदी मैंने आपको दिखाया अभी, उसमें दिख रही थी भी, इसकी सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में, नहीं, जो सहायक नदियाँ क्या होती हैं, जो छोटी नदी होती है और बड़ी नदी में मिल जाती है तो वो क्या कहलाती है, सहायक नदी कहलाती है। उस बड़ी नदी की सहायक नदी कहलाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फूले फूले थे। क्या फूले फूले थे, आरंभिक जो नगर कहाँ पे विकसित हुए थे भाई, कब हुए थे, 4700 साल वर्ष पहले हुए थे। और कहाँ पे, जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं उनके आसपास। ठीक है, इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में जो नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इसी के साथ जो गंगा नदी है और उसकी जो सहायक नदी हैं और जो समुद्र तटवर्ती जो इलाका पड़ता है, ये वाला इलाका हमारा समुद्र तटवर्ती इलाका है, और उसमें जो नगरों का विकास हुआ था वो कब हुआ था भाई, 2500 वर्ष पूर्व। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा और सोन, गंगा ये इधर से आते हैं, सोन इधर से, ये इनकी सहायक नदी है।
मैंने आपको दिखाया। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहलाता था? वैसे उनके आसपास का क्षेत्र मगध कहलाता था, जो कि बिहार में है, वर्तमान में बिहार में है। मगध के नाम से सबसे बड़ा क्षेत्र था, प्राचीन क्षेत्र था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। मगध के शासक क्या थे? शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, अलग अलग हिस्सों में की गई थी। लोगों के सदैव उपमहाद्वीप के लिए एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा, यानी कि जो लोग सदैव उपमहाद्वीप में एक स्थान यानी कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्रा करते रहते थे। कभी कभी हिमालय की तरफ जाते थे तो कभी ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान तथा नदियाँ, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा करने के लिए असंभव नहीं थी, मतलब कि वे करते थे, उनके लिए तो वो संभव थी। कभी कभी लोग काम की तलाश में, कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी वे क्या है सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके जो अतिरिक्त जो व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपनी जो मूल्यवान वस्तुएं हैं वो लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। धार्मिक जो गुरु होते थे वे लोगों को शिक्षा देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, कस्बे से दूसरे कस्बे में जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक तथ्यों को खोजने के लिए जाते थे, उत्सुक का यात्रा करते, यानी कि कुछ लोग अपनी मन को शांत करने के लिए यात्रा करते थे, जो कि कुछ खोजने के लिए। सभी यात्रियों से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने की अवसर मिलता था। एक पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की जो प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, यानी कि जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं और जो समुद्र हैं, वे इस उपमहाद्वीप की जो प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। इन्होंने ऐसा चाहा कि वे ऐसा कर सकते हैं तो वे पर्वतों की ऊंचाई को भी छू सके, गहरे समुद्रों को भी पार कर सके, और महाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोगों यहाँ आए और यहाँ पे लोग बस गए। इसी के साथ इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को क्या है, समृद्ध बना दिया, और कई सौ वर्षों तक लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीके एक दूसरे के साथ में खोजने लगे, और विचारों को एक दूसरे के जो विचार थे वे अपनाने लगे। भाई देश का नाम यानी कि इंडिया का नाम कैसे पड़ा ये और देख लेते हैं इसमें। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु। संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है इंडिया को। अपने एटलस में जो ईरान, यूनान का पता लगाओ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने कहाँ से आए थे? सुलेमान और जो कीर्तर की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें जो बीच में एक दर्रा है उसी से वे आए थे। भाई ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस और इंदोस का, इस नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि प्रदेश को उन्होंने क्या कहा? पूर्व में स्थित जो सिंधु है इसके पूर्व में जो स्थित है उसको क्या कहा था? इंडिया कहा था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता है। एक भरत नाम का एक समूह था उसके लिए किया जाता है, तब इनका नाम पड़ा था भारत। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की जो प्रारंभिक कृति किसमें है? ऋग्वेद में मिलता है। 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद है। बाद में इसका उपयोग देश के लिए होने लगा। किसके लिए होने लगा? देश के लिए होने लगा इसका उपयोग। अतीत के बारे में जान लेते हैं। किससे पता चलता है हमें अतीत के बारे में? अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, यानी कि कोई भी पुस्तक है उनको ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण ये क्या कहलाती हैं? पांडुलिपि कहलाती हैं। हाथ से लिखी हुई होती हैं और ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती हैं, जो कि भोजनाम के पेड़ की छाल से बनाए जाते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहा जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो कि लैटिन शब्द मैनु जिसका अर्थ है हाथ से निकला। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्तों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले जो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। ये वही पांडुलिपियाँ दिखाई गई हैं। देखो ये ऐसे लिखी जाती थी पांडुलिपियाँ, ये पांडुलिपियाँ। इसी के साथ इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियाँ को कीड़े ने खा लिया और कुछ क्या है नष्ट हो गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों में, विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों और राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के जो विषयों की चर्चा मिलती हैं। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग हम आम
बोलचाल के लिए करते, आम लोग बोलचाल के लिए कहते थे, जबकि संस्कृत का प्रयोग विद्वान करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? जो कि कठोर पत्थर पर या किसी धातु पर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। कभी कभी शासक अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उन्हें देख सके और पढ़ सके और उनका पालन कर सके। अन्य प्रकार के जो अभिलेख भी मिले हैं, जिसमें राजाओं और रानियों अन्य सभी स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण को उत्कीर्ण करवाने के लिए क्या है, वे बनवाए थे। लड़ाइयों के अंदर जो विजय का लेखा जोखा होता है वो भी अभिलेखों में करवा दिए जाता है, अभिलेखों में उल्लेखित करवा दिए जाते हैं, मतलब लिखवा दिए जाते हैं। इसी के साथ ये भी पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें लग रही हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के जो कंधार से प्राप्त हुआ था। यानी कि यो अभिलेख कितना पुराना है भाई? 2250 साल पुराना है। और ये क्या है? अफगानिस्तान के जो कंधार जिला है वहाँ से प्राप्त हुआ था। इस अभिलेख में जो अशोक नामक शासक के आदेश का उत्कीर्ण किया, यानी कि अशोक नामक जो शासक था, राजा था, उसका था यह अभिलेख। इस शासक के विषय में कुल अध्याय, यानी कि जो इसने टोटल अपना इसके बारे में कुछ भी है वो 7th क्लास की जो बुक है उसमें 7वां चैप्टर में पढ़ेंगे, या फिर 7th क्लास की बुक में भी है, दोनों जगह इनका। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। कोई भी अन्य लिपि है उसको, कोई भी अक्षर हम बनाते हैं वो लिपि के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे उर्दू लिपि में ऐसे करते हैं तो हमारी देवनागरी लिपि में इस साइड से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही। लिपियों, अक्षरों और संकेतों से बने होते हैं। जो लिपियाँ होती है वो अक्षरों या संकेतों से बने होते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं, पढ़ते हैं और एक भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होती है? भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली जो यूनानी और अरेमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों या भाषाओं में है। यानी कि जो ये अभिलेख है, कंधार अभिलेख जो अफगानिस्तान में मिला था, ये कौन कौन सी लिपि और जो भाषा से मिला हुआ है? यो यूनानी और अरेमाइक लिपि से बना हुआ है। इस प्रकार हम कुछ वस्तुएं जो हैं अतीत से बनी होती हैं और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए पुरातत्वविद कहलाता है। यानी कि जो इनका खोजबीन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एस्ट्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं, मतलब पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। देखो ये दिखाई गई, इसमें ईंट से बने मटकों का ये इधर ये सिक्के दिखाए गए हैं, इनके बारे में क्या करते हैं? ये अध्ययन करते हैं। वे हजारों हथियारों से, बर्तनों से, आभूषणों से और जो सिक्कों से जो की प्राप्ति के लिए जो छानबीन करते हैं और खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी और कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं वे जानवरों से, चिड़ियों से और मछलियों की जो हड्डियां मिलती हैं उनको ढूंढते हैं। इससे कि यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने तथा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। बहुधा कपड़ों के अवशेष, कुछ क्या जो एस्ट्रोलॉजिस्ट ने कपड़ों के भी अवशेष मिलते होंगे, उसके बारे में और देखते हैं। पांडुलिपियां अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत के पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। किसको? अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ इसके बारे में और देख लेते हैं। इसमें कुछ दिखता है। एक तरफ है प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है, मतलब पात्र मतलब मटका है। इस तरह पात्रों का उपयोग 4700 वर्ष पूर्व हुआ होता था। दाएं और पुराना चांदी का सिक्का है, ये चांदी का सिक्का। इस सिक्के के प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में लाए जाने वाले सिक्के कैसे भिन्न हैं? पहले ऐसे सिक्के होते थे भाई। अतीत के बारे में और जान लेते हैं। अतीत एक और अनेक। क्या हमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है, मतलब बीते हुए के लिए। ऐसा इस तथ्य की ध्यान में दिलाने के लिए किया जाता है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए एक अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों, कृषकों को और जीवन
राजाओं रानियों के जीवन से व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग जीवन था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। ये जो शहरों में रहने वाले लोग क्या है, खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के जो भेद अतीत में ही विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। मतलब जब भी वो जीतते थे तो उनका लेखा जोखा उनके पास में रहता था। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली जो लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरों और संग्राहकों तथा कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का जो लेखा जोखा नहीं कर रखते। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब क्या है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से मानी जाती है। मतलब कि जो ईसा मसीह था उसके जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का वर्ष। इस मसीह के जन्म के पूर्व को सभी तिथियों को क्या कहते हैं? सभी तिथियों को ईसवी पूर्व यानी कि ईसा पूर्व कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। देखो इसमें मेन बताया गया अभी, मतलब अंग्रेजी में जो बीसी है ईसवी पूर्व, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले का। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिख पाती हो। एनो डोमिनी 2 लैटिन शब्दों से मिला है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। मतलब एनो डोमिनी ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस टाइम से है। कभी कभी एडी की जगह सीई लिख देते हैं और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग करते हैं। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए किया जाता है। बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में जो तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजों के बीपी अक्षरों का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के रूप में करते हैं, इनकी वर्तमान से पहले। इसी के साथ हम इसके बारे में और देख लेते हैं भाई, इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। नर्मदा घाटी में क्या हुआ था भाई? सबसे पहले क्या किया गया था? संग्रहण किया गया था, आखेट और संग्रहण। मगध क्या था? एक पहला बड़ा राज्य था। गारो की पहाड़ियों में क्या थी? गारो की पहाड़ियों में क्या हुआ था भाई? क्या हुआ था? गारो की पहाड़ियों में कृषि हुई थी। सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ थी, सिंधु और सहायक नदियाँ के पास में क्या थे? प्रथम नगर बसे थे। और जो गंगा घाटी के पास में लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगर बसे थे। तो इसका मिलान ये रहेगा। बस यही है, और हम कल नोट्स में कर लेंगे जो भी है। हमें मेन इसमें से ही मैं इसके जो मेन क्वेश्चंस निकलेंगे बनने वाले हैं वो मैं एक नोट्स से तैयार कर लेती हूँ। उसमें से मैं आपको कल एक बार फिर से रिवाइज करा दूँगी। तब तक के लिए आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली जो क्लासेज आपको मिल सके। ये NCERT सीरीज है जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।